अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। मैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज आपको मैं एक बहुत ही जो दर्दनाक और भयानक कहानी है उसका एक हिस्सा सुनाने वाला हूं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदर ज़ियाउल हक की लड़ाई आपस में हुई तो उसमें बहुत से लोग और भी पीसे गए और बहुत से लोग तशद्दुद का शिकार बनाए गए और बहुत से लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन्हीं लोगों में से जो है ये मुल्तान के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जो लोग पुराने अखबारात का मुतालिया करने वाले हैं या ख़बरें वगैरह से दिलचस्पी जिनको है वो जानते होंगे कि ये जब्बार मुफ्ती एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। इनका तल्लुक़ मुल्तान से है और अब तो वो बहुत बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनका 50 साल से ज़्यादा सहाफ़ती तजुर्बा है। तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी खुद नविश्त में, तो उसमें उन्होंने ये वाक़या लिखा है। तो ये मुफ्ती जब्बार जो है ये बहुत ही एक बाइज़्ज़त और गैर जानबदार सहाफ़ी थे और इनको सियासी और सहाफ़ती हलकों में आज भी बहुत इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता है। तो उन्होंने अपनी खुदनविश्त में ये वाक़या जो है वो लिखा है। वो लिखते हैं कि ज़ियाउल हक ने जब भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्ट कर मार्शल लॉ लगाया तो शुरू में सियासी रहनुमाओं और हुक्मरानों को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें हिफाजती तहवील में रखने का ऐलान किया गया था और भुट्टो को मरी के गेस्ट हाउस में रखा गया था। ज़ियाउल हक भुट्टो से मिलने मरी उनके गेस्ट हाउस में गए जहां पर वो नज़रबंद थे उस वक्त भुट्टो। तो भुट्टो जो थे उन्होंने ज़ियाउल हक को ये अपना मातहत समझते हुए कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ और ये आर्मी चीफ है, तो उससे ज़ियाउल हक को खरी खरी जो है वो और बेनुक्त सुना दी थी और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर कहने वाले कहते हैं कि जिसका बस चला उसने दूसरे को ना छोड़ा, ये तारीख है। लेकिन भुट्टो उस वक़्त सही तौर पर अदराक नहीं कर सके थे कि वो उनकी पोजीशन अब क्या है। तो मुफ्ती जब्बार आगे लिखते हैं कि 1978 की ये बात है कि मैं इस्लामाबाद अपने घर में बैठा हुआ था तो मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो बाहर निकल कर देखा तो अमजद का भाई इंस्पेक्टर अरशद इकबाल खड़ा था। ये अमजद और अरशद इकबाल और असलम ये तीन भाई थे और ये जो अरशद इकबाल था ये इंस्पेक्टर था एसएफएस में। और ये जो अरशद इकबाल था इसका जो कत्ल हुआ था उस वक़्त नवाब अहमद खां का, जिसमें भुट्टो को फांसी दी गई थी। तो अरशद इकबाल जिन लोगों ने फायरिंग की थी नवाब अहमद खां पर, अरशद इकबाल जो था ये उन लोगों में शामिल था। तो अरशद इकबाल जो था वो बहुत मुफ्ती जब्बार लिखते हैं कि घबराया हुआ था और वो अंदर आया तो मैंने उसको अपनी बैठक में बिठाया और मैंने पूछा कि तुम घबराए हुए क्यों हो। तो उसने कहा बहुत ही नाजुक और हसास मामला है, लेकिन मामला बताने से उसने ग्रेज किया था। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने उसको चाय वाय पूछी तो वो थोड़ी देर बैठने के बाद चला गया। तो कहने लगा कि ये मामला बड़ा हसास था, फ़ोन पर बात नहीं हो सकती थी, तो मैं अपने जो बॉस हैं मेरे एसएफएस के, मैं उनसे मसूद महमूद उनको मिलने आया हूँ। तो फिर वो चला गया। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मेरा और उसका राब्ता ना रहा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि अरशद इकबाल का भाई जो है अमजद, वो इछरे कत्ल कर दिया गया है। इनकी रहाई जो थी ये इछरा में थी। अरशद इकबाल और अमजद इकबाल और असलम जो थे ये इन तीनों भाइयों का रहायश इछरा लाहौर में थी। तो रमज़ान और मुबारक का महीना था तो अफ्तारी का टाइम था, बिल्कुल अफ्तारी नज़दीक थी। सारे घर वाले उनके जो थे वो अफ्तारी करने के लिए बैठे हुए थे। तो बाहर बेल हुई
तो अंधेरा जो है वो उस वक़्त छा चुका था। तो अमजद बाहर देखने गया तो उसकी चीखों की आवाज़ आई। तो वो लोग इधर उधर से निकले, तो उसका अरशद इकबाल जो था वो पिस्तौल लेकर बाहर निकला और उसने देखा कि 3-4 आदमी जो थे वो दूर भागते जा रहे थे और उनका साया सिर्फ उसे नजर आया। अरशद इकबाल ने पिस्तौल से उन पर फायरिंग भी की, लेकिन वो बचकर भागने में कामयाब हो गए। और आमतौर पर इस केस के मुतालिक तासर ये था कि ये लोग जो थे ये ट्रेनिंग याफ्ता थे और ख़ास ट्रेनिंग और महारत इनको हासिल थी। तो उन्होंने छुरियों के पै दर पै वार करके तो अमजद इकबाल को कत्ल कर दिया था। तो उस इस केस के मतलब कत्ल के मतलब तासर ये था कि असल में वो अरशद इकबाल को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन अमजद और अरशद जो थे ये जिस्मानी लिहाज से भी एक जैसे ही थे और कद काठ भी दोनों का एक जैसा ही था। तो अंधेरे में वो फौरन शनाख्त ना कर सके और अमजद को अरशद समझते हुए उन्होंने कत्ल कर दिया और भाग गए। तो उसके बाद अरशद जो अमजद था उसकी लाश जो थी उसकी बूढ़ी वालदा और बहनों के सामने रोने धोने के लिए रख दी गई थी। तो ये अरशद इकबाल जो था ये नवाब अहमद खां पर फायरिंग करने वाले लोगों में शामिल था। तो ये इंस्पेक्टर था। तो इसको सबूत मिटाने के लिए कहा जाता है कि उसको कत्ल करने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद फिर ज़िया-उल हक का दौर में नवाब अहमद खां के कत्ल की जो FIR थी उसको झाड़ पूंछ कर निकाला गया और इंस्पेक्टर अरशद और उसके साथी इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके साथ ही उनके बिग बॉस जो थे मसूद महमूद, उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मसूद महमूद जो थे वो सुल्तानी गवाह बन गए थे और वो बच गए थे बाद में। तो इंस्पेक्टर अरशद और गुलाम मुस्तफ़ा जो थे ये इस इल्ज़ाम से इनकारी थे। वो कहते जी हमने फायरिंग नहीं की, ना हमने नवाब अहमद खां को कत्ल किया है। तो इसलिए मुकदमे अब जो मसूद महमूद थे वो तो सुल्तानी गवाह बन गए थे, लेकिन मुकदमे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि ये भी अरशद इकबाल जो है वो भी अतराफ़ी बयान दें और कबाले जुर्म करें, तो ताकि भुट्टो जो था वो किसी तरह बच ना सके और उसे सज़ा हो जाए। क्योंकि एक गवाह पर जो है वो शक का फ़ायदा भुट्टो को मिल सकता था, लेकिन अरशद इकबाल और उसका साथी इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा दोनों इंस्पेक्टर थे। ये चूँकि खुद इंस्पेक्टर थे, कानून को समझते थे, तो ये इस इल्ज़ाम से इनकार कर रहे थे। तो फिर इसके लिए क्या किया गया कि जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया गया। जमात इस्लामी जो है उसके अमीर उस वक़्त मौलाना मोहम्मद मियाँ तफ़ैल मरहूम थे। तो और दूसरी वजह ये थी कि जो अरशद इकबाल की फैमिली थी उनका तल्लुक़ भी जमात इस्लामी से था। अरशद इकबाल का जो बड़ा भाई था असलम, वो जमात इस्लामी का जो स्कूल था उन्होंने उस वक़्त नया मदरसा के नाम से स्कूल बनाए थे। तो नया मदरसा में वो उस्ताद थे। तो उनको असलम को बुलाकर तो जो मियाँ तफ़ैल मरहूम थे उन्होंने कहा कि अरशद इकबाल को कहो कि इतराफ़ जुर्म कर ले, तो बाद में उसको जो है वो माफ़ी दिलवा ली जाएगी। तो अरशद असलम ने घर जाके अपनी वालदा से बात की कि ये बात है, तो वो गिरफ्तार है तो इतराफ़ कर ले तो भुट्टो को सज़ा हो जाएगी। तो उसके बाद अरशद को जो है वो सदर ज़िया-उल हक माफ़ी दे देगा। तो उसने असलम ने अपनी माँ को भी राज़ी कर लिया। उसके राज़ी करने के बाद फिर असलम को और उसकी वालदा को दोनों को रावलपिंडी ले जाया गया और वहाँ पर उस वक़्त जो थे वफाकी वज़ीर थे और सदर ज़िया-उल हक के दस्ते रासत थे, लेफ्टिनेंट जनरल FA चिश्ती से उनकी मुलाकात कराई गई। तो FA चिश्ती जो थे उन्होंने तसल्ली दी कि अरशद इकबाल जो है वो और गुलाम मुस्तफ़ा दोनों इतराफ़ कर ले तो भुट्टो से जान छूट जाएगी कौम की। तो बाद में जो अपील रहम की होती है उसमें ज़िया-उल हक जो है वो सदर पाकिस्तान है तो वो माफ़ कर देंगे अरशद को और गुलाम मुस्तफ़ा को। तो फिर उसके बाद अरशद जो था उसके पास उसकी माँ
اور اس کا بھائی اسلم دونوں گئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم اعتراف کر لو. تو ارشد پہلے تو اس نے کہا نہیں، تو پھر اس کی والدہ نے کہا کہ میری جو ہے وہ میاں طفیل مرحوم جو ہے جماعت اسلامی کے امیر، ان سے بھی ہماری بات ہو گئی ہے، اور ایف اے چشتی جو ہیں صدر ضیاء الحق کے دست راست، ان سے بھی بات ہو گئی ہے، تو وہ بعد میں تمہیں جو ہے نا وہ معافی مل جائے گی آپ کو. تو پھر ارشد اقبال نے ماں سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اعتراف کر لوں گا. تو جب ارشد اقبال اعتراف کے لیے راضی ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے غلام مصطفیٰ کو کہا کہ تم بھی اعتراف کرو. تو غلام مصطفیٰ نے کہا کہ یار دیکھنا کہ وہ نہ ہو کہ اعتراف کرنے کے میں ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اس میں ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ارشد اقبال نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ہم اعتراف کر لیں گے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ضیاء الحق نے کہا ہے کہ وہ معافی دے دے گا. تو اس طرح پھر یہ ہوا کہ ارشد اقبال اور غلام مصطفیٰ نے بھی عدالت میں اعتراف کر لیا تھا، اور اس طرح ان کو بھی سزائے موت ہو گئی. مسعود محمود جو تھے ان کے باس تھے، وہ تو چھوٹ گئے، لیکن ارشد اقبال اور غلام مصطفیٰ جو تھے ان کو عدالت نے، ہائی کورٹ نے بھی نہ چھوڑا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کی اپیل لگی، وہاں سے بھی ان کی اپیلیں بحال رہی کیونکہ انہوں نے اعتراف کیا ہوا تھا. تو ضیاء الحق کے پاس جب رحم کی اپیل گئی تو اس نے بھی خارج کر دی. تو پھر اس کے بعد ان دونوں کو سزائے موت دے دی گئی. لیکن جب ان کی پھر تاریخ نزدیک آئی سزائے موت کی، ارشد اقبال کی اور غلام مصطفیٰ کی، تو ان کی ارشد اقبال کی والدہ اور بھائی نے میاں طفیل جو تھے جماعت اسلامی کے امیر، ان کے پاس وہ بار بار گئے اور انہوں نے کہا جی ضیاء الحق سے بات کریں تو یہ معافی کیوں نہیں مل رہی. تو میاں طفیل جو تھے وہ بار بار جو لیفٹیننٹ جنرل ایف اے چشتی تھے ان سے بھی رابطہ کرتے تھے، تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ضیاء الحق سے انہوں نے بات ہی نہ کی ہو کہ بعد میں ان کو معاف آپ کر دیں. تو ان کو اپنی طرف سے ہی انہوں نے چکمہ دے کر تو اعتراف جرم کرا لیا ہو. تو ضیاء الحق کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ انہوں کو معافی کے وعدے پر جو ہے وہ اعتراف کروایا گیا ہے. تو پھر بعد میں میاں جماعت اسلامی کے جو امیر تھے میاں طفیل مرحوم، ان کا فون بھی لیفٹیننٹ جنرل ایف اے چشتی جو تھے انہوں نے سننا بند کر دیا تھا. اور آخر کار پھر یہ ہوا کہ ایک دن ارشد اقبال اور اس کے دوست انسپیکٹر غلام مصطفیٰ کو پھانسی دے دی گئی. اور اس طرح پھر جو ہے وہ ان کی والدہ کو لاش ملی، اور وہ اتنا صدمہ، ایک بیٹا ان کا پہلے دروازے پر قتل ہو گیا تھا، دوسرے بیٹے کو پھانسی دے دی گئی. تو یہ صدمہ پھر ارشد اقبال کی والدہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بہت جلد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو ناظرین میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں اور یہ جو حکمرانی کی غلام گردشیں ہوتی ہیں، راہداریاں ہوتی ہیں، یہاں پر بہت بڑی بڑی سازشیں جو ہیں وہ ہر وقت پنپ رہی ہوتی ہیں، تیار کی جا رہی ہوتی ہیں. ایک دوسرے کے خلاف آپ کو پتہ کہ لیگ پولنگ ہوتی ہے، قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں لوگ، کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا دردناک واقعہ تھا کہ جس میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اعتراف جرم کروایا تھا، اور اس کے بیٹے نے پھر اپنی ماں کے بہیو پر اپنے دوست سے اقبال جرم کرایا اور ان کو معافی نہ ہو سکی اور دونوں سزائے موت ہو گئے. حالانکہ کم از کم یہ ممکن تھا کہ ان کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل کرتی جاتی تاکہ وہ کچھ سالوں بعد رہا ہو جاتے، لیکن ان کو سزا میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی تھی اور وہ پھانسی چڑھ گئے. بہت شکریہ.